नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है घटना सूत्र। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम क्लास 6th टू क्लास 12th। हम फिजिकल ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी भी डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो सीरीज में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 लेक्चर्स होंगे जिसमें पूरी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। और एक वीडियो सीरीज में हम कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पीवाईक्यूज यूपीएससी के भी देखेंगे और स्टेट पीसीएस के भी देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है ना यूपीएससी के साथ काफ़ी लंबा है। मैंने यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, उसमें 3 मेंस दिया हुआ है। मैंने फॉरेस्ट के मेंस लिखे हैं, 2 फॉरेस्ट का मेंस लिखा है और 2 फॉरेस्ट के इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा। जिसमें मैं साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाऊँगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते जाऊँगी। तो आप बस अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखिएगा, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको बार बार रिविजन करते जाइएगा। तो चलो बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द घटना सूत्र वीडियो लेक्चर सीरीज। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो ऑफ घटना सूत्र। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, कन्वर्सेशन दिया हुआ है जो कि हमारे काम का नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, और ये जो फॉरेस्ट वाला सेक्शन है ये काफ़ी बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो फॉरेस्ट देखेंगे, फॉरेस्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं ये देखेंगे। उसमें है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, इन सब के हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ग्रासलैंड्स कौन कौन सी होती हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और एक होती है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। उसके बाद हम देखेंगे थॉर्नी बुशेस क्या होता है। फिर हम देखेंगे तुंद्रा वेजिटेशन क्या होता है। और इस तरीके से हम अपना चैप्टर कवर करेंगे विच इज स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट्स एंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला हम जो कन्वर्सेशन है ना ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट उससे आते हैं। यहाँ पे देखिए नेचुरल वेजिटेशन जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। तो नेचुरल वेजिटेशन को किस में क्लासीफाई करते हैं हम, 3 ब्रॉड कैटेगरी में। तो पहला है फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कहाँ होता है, जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है टू सपोर्ट अ ट्री कवर। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट्स आर ग्रोन। दूसरा होता है ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। तो जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं। फिर आता है श्रब्स। तो श्रब्स क्या होते हैं, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। तो ड्राई एरियाज में क्या होते हैं, स्क्रब्स होते हैं। उसके बाद एक कन्वर्सेशन काम का नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ये वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of changes of climatic condition. तो जो natural vegetation में changes है ना, जो हम diversity देख रहे हैं, ये क्यों होते हैं, due to changes in climatic conditions. Let us get to know the different type of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. उसके बाद हम आते हैं जो हमको मेन टॉपिक पढ़ना था, फॉरेस्ट क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं। यहाँ पे आ जाओ। फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये पूछा गया है यूपीएससी 2001 में, 2011 में, यूपीपीसीएस 2002 में, 2004 में और 2009 में। अब आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। These forests are also called tropical rain forests. These thick forests occur in the region near the equator and close to tropics. तो ये कहाँ होते हैं, near the equator and close to tropics. These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves altogether. तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है, इसलिए ट्रीज वहाँ पे लीव्स शेड एक साथ नहीं करती तो हुए लेकिन एक साथ नहीं करती। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इसलिए कभी ना कभी कोई ना कोई पेड़ हरा रहता ही है, तो इसलिए वो हमेशा जब अपन ओवरव्यू देखेंगे ना उसका, तो वो एवरग्रीन दिखेगा।
The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany are found in these regions. ये भी एग्जाम्पल है, rosewood, ebony, mahogany. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं. ये यूपी पीसीएस 2004 में, 2009 में और बिहार पीसीएस 2001 में पूछा जा चुका है. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स आर द मॉनसून फॉरेस्ट. अब इनको क्या बोलते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, जो कि मिलते हैं लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका. तो हम सिर्फ यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो फॉरेस्ट है वो बाकी जगह भी मिलते हैं. तो कहाँ कहाँ मिलते हैं हमने देखा, पार्ट्स ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. तो trees है वो leaves shed करते हैं dry season में. The hardwood trees found in these forests are, यहाँ पे कौन सी trees मिलती हैं? Hardwood trees मिलती हैं. कौन कौन सी होती है? साल, टीक, सीसम, नीम, ये सब examples हैं यहाँ पे जो trees मिलती हैं उनकी. Hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and construction material. अब यहाँ पे animals कौन कौन से रहते हैं? Tigers, lions, elephants, langurs and monkeys are the common type of animals in these region. अब यहाँ पे जो हम फॉरेस्ट देखे थे ना इसके पहले वाले पेज में, डू यू नो में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है. The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना ब्राजील में, उसका नाम है अमेजन फॉरेस्ट. तो अमेजन फॉरेस्ट को ना लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट डू यू नो में देखिए, Anaconda, one of the world's largest snakes, is found in tropical rainforests. It can kill and eat a large animal such as a crocodile. तो anaconda है ना, one of the world का ना one of the largest snakes है, वो tropical rainforest में मिलता है और वो इतना dangerous होता है कि वो crocodile जितने बड़े animal को भी खा सकता है. Now हम आते हैं temperate evergreen forest, the third type of forest. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. तो कहाँ पे रहते हैं? Mid-latitude में रहते हैं और उसमें भी coastal region में होते हैं उसके. They are commonly found along the eastern margin of the continents. तो continent के eastern margin में मिलते हैं. In the southeast USA, South China and southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees. तो यहाँ पे क्या hardwood trees भी होती है, softwood trees भी होती है, जैसे oak, pine, eucalyptus. ठीक है. उसके बाद आते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. अभी हमने देखा था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब हम देखेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. As we go towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forests. They are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand and Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. अब obviously deciduous बोल रहा है तो वो dry season में अपने leaves shed करेंगे. The common trees are oak, ash, beech, etc. अब यहाँ पे animals कौन कौन से मिलते हैं? Deer, foxes, wolves are the animals commonly found. Birds मिलते हैं, pheasants, monals are also found in these regions. अब हम आते हैं next vegetation की ओर, that is Mediterranean vegetation. Mediterranean vegetation ना UPSC में 2008 में पूछा जा चुका है. You have learned that most of the east and northeast margins of the continents are covered by temperate evergreen and deciduous forests. The west and the southwest margins of the continent are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa, and Asia. Hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California in USA, Southwest Africa, Southwestern South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot dry summers and mildly rainy winters. ये important है. यहाँ पे जो summer है ना वो dry होता है, but rainy winters जो होते हैं वो rainy होते हैं. Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes. तो कौन कौन से? Figs, olives, oranges and grapes मिलते हैं इस area में. Because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. तो यहाँ पे wildlife ज़्यादा है भी नहीं. अब यहाँ पे देखिए do you know में important चीज़ लिखी हुई है कि Mediterranean trees adapt themselves to dry summers with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them reduce transpiration. तो Mediterranean में भी अपन ने देखा कि dry summers होते हैं. तो क्या बोल रहा है कि dry summers के लिए adaptation क्या है कि उनके जो bark हैं वो thick है और wax-coated leaves हैं,
जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। मेडिटेरेनियन रीजन्स आर कॉल्ड द ऑर्चार्ड्स फॉर द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टिवेशन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट कल्टिवेशन होता है, इसलिए मेडिटेरेनियन रीजन्स को बोलते हैं ऑर्चार्ड्स फॉर द वर्ल्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन है वो यूके पीएससी में 2007 में और 2005 में पूछा जा चुका है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या है? इन हायर लैटिट्यूड्स दैट इज 50 to 70 डिग्री इन द नदर्न हेमिस्फेयर। कहाँ पे बोल रहे हैं? 50 to 70 डिग्री ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर द स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स आर फाउंड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा। तो इनको क्या बोलते हैं? टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। These forests are also seen in higher altitudes। तो क्या ये तो बता रहा है लैटिट्यूड वाइज कि 50 to 70 डिग्री लैटिट्यूड में मिलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर के, बट जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना किसी लोअर लैटिट्यूड में भी, तो हाइट के हिसाब से भी टाइगा फॉरेस्ट मिलते हैं। These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. They are tall, softwood evergreen trees। तो जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। The woods of these trees are very useful for making pulp, which is important, which is used for manufacturing of paper। तो जो इसका pulp होता है वो किस में use होता है? Manufacturing of paper and newsprint में। Match boxes and packing boxes are also made from softwood। तो match boxes और packing boxes को भी softwood से बनाते हैं। Chir, pine, cedar are the important variety of trees in these forests। Silver fox, mink, polar bear are the common animals found here। तो कौन कौन से animals मिलते हैं? सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सब यहाँ पे मिलते हैं। टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। तो क्या है? प्योर या अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज होता है टाइगा का मतलब। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स कौन कौन सी होती है, ग्रासलैंड्स का मीनिंग क्या होता है और उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। तो ग्रासलैंड में सबसे पहले है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। These occur on either side of equator। तो इक्वेटर के दोनों साइड में होते हैं, extend till the tropics, और ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड करते हैं। This vegetation grows in the areas of moderate to low rainfall। तो किन एरियाज में होते हैं? जहाँ पे moderate to low rainfall होता है। The grass can grow very tall, about 3 to 4 meters in height। तो कितना बहुत बड़ी हो सकती है grasses? About 3 to 4 meters in height। Savanna grasslands of Africa are of this type। Elephants, zebras, giraffes, deer, leopards are common in tropical grasslands। तो पहले तो एग्जाम्पल बता दिया कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के क्या एग्जाम्पल है? सवाना ग्रासलैंड्स। अब यहाँ एनिमल्स कौन कौन से रहते हैं? एलिफेंट रहते हैं, जेब्रा रहता है, जिराफ रहता है, डियर रहता है, लेपर्ड रहता है। तो एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड आर फाउंड इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं। These are found in the mid-latitudinal zones and in the interior part of continents। तो ये कहाँ मिलते हैं? मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में मिलते हैं और इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं। यूजुअली ग्रास इज शॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की जो ग्रासेस होती है ना वो शॉर्ट होती है लेकिन न्यूट्रिशियस भी होती है। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटेलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। अब थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस क्या होती है? These are found in the dry desert-like regions। Tropical deserts are located on the western margin of the continent। से important है। जो tropical deserts है वो कहाँ located है? Western margins of the continent में located है। The vegetation cover is scarce here because of the scanty rainfall and scorching heat। Identify the desert regions in the world map। ये काम अब आगे आते हैं। If you reach the polar region, you will find the place extremely cold। The growth of natural vegetation is very limited here। Only mosses। अब वहाँ पे क्या हो सकते हैं? Only mosses, lichens and small scrubs are found here। It grows during the very short summer season। तो कब होते हैं यहाँ पे? जब बहुत ज़्यादा एक short period of time आता है ना, जब हल्की सी summer होती है, उस टाइम यहाँ पे growth of vegetation होता है। This is called tundra type of vegetation। This vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia and North America। तो कहाँ कहाँ? यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में होता है, पोलर रीजन्स में। The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from cold climatic conditions। तो एनिमल्स के पास थिक फर और थिक स्किन होती है in order to protect themselves from cold climatic conditions। Seal, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here। तो ये जो एनिमल्स के नाम लिखे हुए ये सब पोलर एरियाज में मिलते हैं। फिर नीचे ये पहले कन्वर्सेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि डिस्कशन करना और अपने एरिया में कौन से वेजिटेशन है, कौन से एनिमल्स हैं, उसको आपको जानना है। इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। बस एक बार डू यू नो बच गया, उसको हम देख लेते हैं।
जो ग्रासलैंड्स है ना, ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को ईस्ट अफ्रीका में बोलते हैं सवाना, ब्राज़ील में बोलते हैं कैंपॉस, वेनेजुएला में बोलते हैं लानोस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है यूपीएससी में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को ईस्ट अफ्रीका में बोलते हैं सवाना, ब्राज़ील में बोलते हैं कैंपॉस, वेनेजुएला में बोलते हैं लानोस। अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं तो अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास, नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं प्रेरी, साउथ अफ्रीका में बोलते हैं वेल्ट, सेंट्रल एशिया में बोलते हैं स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से हमने अपना ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म किया क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो कि है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे ना, इट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल इन्वायरमेंट, कि नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फिजिकल फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब हम पढ़ रहे थे। अब हम जब नेक्स्ट सेक्शन की ओर आते हैं तो दैट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेटलमेंट के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। सेटलमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे कि सेटलमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है और वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, रोडवेज का क्या सिग्निफिकेंस है, रेलवेज का क्या सिग्निफिकेंस है, हम ये देखेंगे। वाटरवेज में कौन कौन से टाइप होते हैं, इनलैंड वाटरवेज होती है, सी रूट्स होते हैं, एयरवेज देखेंगे हम और मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया देखेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, अब कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। ये वाला जो वर्ल्ड मैप है ये हम देखेंगे जहाँ पे मेजर सी पोर्ट्स बताए गए हैं, तो हम पोर्ट्स को एक बार ओवरव्यू लेंगे। इस तरीके से हम अपना ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला चैप्टर खत्म करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो अब हम अपना ये वाला चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो इन चैप्टर 1 हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing, and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. Settlements are places where people build their homes. तो settlement क्या है? जगह है जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. These settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed near the river valleys. Do you recall the names of civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile, and Huanghe? सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। तो सेटलमेंट क्या हो सकते हैं, या तो परमानेंट हो सकते हैं या तो टेम्परेरी हो सकते हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। जो थोड़ी देर के लिए जिसमें लोग रहते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन dwell इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स. दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। तो वो क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, hunting, gathering, shifting cultivation and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. लेकिन अभी जो बहुत सारे settlements हैं वो क्या है, वो permanent settlements हैं. In these settlements, people build homes. तो यहाँ पे लोग घर बनाते हैं रहने के लिए. अभी do you know में आइए जहाँ पे लिखा हुआ है the place where a building or a settlement develops is called its site. एक जगह जहाँ पे लोग घर बनाते हैं और बिल्डिंग डेवलप करते हैं उस एरिया को अपन बोलते हैं साइट. द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ आइडल साइट. अब हम एक ऐसी जगह पे घर बनाना पसंद करेंगे तो उसके नेचुरल कंडीशंस लिखे हुए हैं जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, सुटेबल लैंड हो और फर्टाइल सॉइल हो. ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले ग्लॉसरी में आओ जहाँ पे ट्रांस ह्यूमन्स लिखा हुआ है कि ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है. तो ये सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल है. People who rear animals move in search of new pastures according to change in seasons. तो क्या होता है जब ठंडी होती है ना तो माउंटेनियस एरियाज में ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो ठंडी के टाइम उन लोग नीचे आ जाते हैं और गर्मी के टाइम उन लोग ऊपर चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांस ह्यूमन्स. अभी राइट हैंड साइड मैंने ये कन्वर्सेशन दिया हुआ है. ये कन्वर्सेशन काम का नहीं है, बट नीचे हम काम की चीज़ पे आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है
From the above conversation, we can identify two different pictures of settlements: the rural and the urban settlement. The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts work and trading. तो villages हैं वहाँ rural settlement होता है जहाँ पे लोग engaged रहते हैं activities जैसे कि agriculture में, fishing में, forestry में, crafts work में और trading में. रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड. तो रूरल सेटलमेंट कैसा हो सकता है? कॉम्पैक्ट हो सकता है या स्कैटर्ड हो सकता है. उसके अंदर के सब डिविजन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. A compact settlement is closely built area of dwellings wherever flat land is available. तो बोल रहे जहाँ पे भी flat land available रहता है तो compact settlement में बहुत आसपास dwellings होती है. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. और scattered settlement में क्या होता है? dwellings है ना वो बहुत दूर दूर के एरिया में रहती है. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forests and regions of extreme climate. तो जो scattered settlement है ना वो hilly tracts में मिलता है, thick forest में मिलता है और regions of extreme climate में मिलता है. In rural areas, people build houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. अब weather adaptation बोल रहा है कि क्या होता है जहाँ heavy rainfall होता है ना वहाँ पे slanting roof वाले बनाते हैं जिससे कि पानी जमा ना हो. Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts. अब क्या होता है ऐसे एरिया जहाँ पे पानी बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है, फ्लड्स आते हैं तो उस एरिया में हम हाई प्लेटफॉर्म पे घर बनाते हैं. Thick mud-walled houses with thatched roofs are very common in areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. The towns are small and the cities are larger in urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. तो urban areas में क्या रहता है? लोग manufacturing में involved होते हैं, trading में involved होते हैं और services में involved होते हैं. उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. तो ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport. In our country, donkeys, mules, bullocks, and camels are common. In the Andes, mountains of South America, llamas are used and the yaks in Tibet. The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves time and energy. तो इसमें सिग्निफिकेंस बता रहा है अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का. अब हम इन्हीं अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो देयर आर मेजरली 4 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज. तो रोडवेज देखते हैं हम. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड्स. They can be metalled roads, that is pakka roads, and unmetalled roads, that is kacha roads. The plains have a dense network of roads. Roads have been built in terrains like deserts, forests, and even high mountains. Manali Leh Highway. कौन सा? Manali Leh Highway. इसको close करते हैं हम 2 मिनट. Manali Leh Highway in the Himalayan mountains is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways or underpaths. Flyovers are built over raised structures. ये सब आपको पता है basically. Do you know में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है there are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways, the golden quadrilateral which connects. अब golden quadrilateral किसको किसको connect करता है? जो चार मेट्रो सिटीज है ना उनको कनेक्ट करता है. तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सबको कनेक्ट करता है. ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. अब हम आते हैं रेलवेज की ओर कि रेलवेज क्या है. रेलवेज कैन कैरी heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in the speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. In places, superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network's advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also. But these are much fewer in number. Indian Railways network is well developed. It is the largest in Asia. तो क्या है? रेलवे नेटवर्क लार्जेस्ट इन एशिया है.
अब डू यू नो में देखिए, द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लासा रन्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 meters above sea level and the highest point is 5072 meters. वैसे एक और लिखा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, मतलब रशिया के अक्रॉस जो रेलवे है, पूरे रशिया को जो कवर करता है, इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टॉक इन पैसिफिक ओशियन. देखो अब यहाँ पे ऊपर है सेंट पीटर्सबर्ग और यहाँ पे है व्लादिवोस्टॉक, तो इनको पूरा कनेक्ट करता है, इसी को बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क. अब आते हैं हम वाटरवेज. तो वाटरवेज पे क्वेश्चन ना यूपी पीसीएस में 2005 में पूछा जा चुका है और बिहार पीसीएस में 2003 में और 2007 में पूछा जा चुका है. अब वाटरवेज देखते हैं. तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes. Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are the Ganges Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America, and the River Nile in Africa. River Nile in Africa. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. इसके बाद हम आते हैं एयरवेज के बारे में. तो एयरवेज क्या है? दिस इज द एयरवेज तो सबको पता ही है. दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in the times of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes, and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt, and Cairo. अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की ओर, दैट इज कम्युनिकेशन. ये काफ़ी इजी चैप्टर था वैसे. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू वन अनदर. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate, as well as to entertain. Through newspapers, radio, and television, we can communicate with a large number of people. These are called mass media. तो mass media क्या होता है? जिससे हम large लोगों से communicate कर सकते हैं, जिस mode के through. The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forests, underground water, mineral wealth, weather forecast, and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic conversations through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with the worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinema and hotels sitting in a room. What kind of interconnectivity of people, services, and institutions across the world? We are already a large global society. अब ये वाला ये मैप देखिए, यहाँ पे ना मैप में ना इंपॉर्टेंट पोर्ट्स दिए हुए हैं. तो पोर्ट्स आप यहाँ पे जो सर्कुलर मार्क है ना छोटे छोटे, वो पोर्ट्स आप लोग देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है. हम बेसिकली अपने वाले रीजन के पोर्ट्स देख लेते हैं. यहाँ पे देखो जहाँ पे इंडिया मार्क्ड है ना, वहाँ पे पोर्ट्स देख लो. ऐसे तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं. यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है, फिर कोलकाता है. फिर हम थोड़ा सा ईस्ट एशिया की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ढाका है, फिर बैंकॉक है, फिर कुआलालंपुर है, फिर सिंगापुर है, फिर जकार्ता है. वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो डार्विन पोर्ट है, फिर पर्थ पोर्ट है, फिर सिडनी है. यहाँ पे न्यूजीलैंड के पास ऑकलैंड है, वेलिंगटन है. अब ऊपर चाइना के पास जाते हैं तो हांगकॉन्ग है, शंघाई है, बीजिंग है, फिर कोरिया में सियोल है, फिर रशिया में वापस व्लादिवोस्टॉक है, फिर जापान में टोक्यो है, ओसाका है.
तो ऐसे ना बहुत सारे पोर्ट्स आप इस एरिया का भी देख लीजिएगा, अफ्रीका का देख लीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और हम इस वीडियो को भी यहाँ एंड करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, प्लस हमने इसमें PYQs भी अच्छे डिटेल में डील किए हैं और हम आगे चैप्टर 8 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।